विद्युत धारा, विद्युत धारा, इसको डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को आई से, ठीक है ना। तो ऐसा सवाल बोला जाता है, आप लोग के भी मन में सवाल होगा कि इलेक्ट्रिक करंट जैसे मान ली 5 एम्पियर है ना, और किसी वायर से फ्लो हो रहा है ना, किसी तार से करंट पास हो रहा है, फ्लो हो रहा है। तो जनरली बोलते हैं जी कि जनरली बोला जाता है कि 5 एम्पियर तो करंट इसमें फ्लो हो रहा है, ये मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शन भी पता है कि इधर से इधर फ्लो हो रहा है, बाएं से दाएं फ्लो हो रहा है, सर इसको तो वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए, लेकिन इट इज स्केलर क्वांटिटी। क्यों? इलेक्ट्रिक करंट में ऐसा सवाल आता है, ध्यान दीजिएगा कि इलेक्ट्रिक करंट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आल्सो, है ना। इलेक्ट्रिक करंट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एज वेल, although it is a scalar quantity. Why? तो मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए केवल मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने से काम नहीं चलता है, ये मस्ट फॉलो ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ। वेक्टर क्वांटिटीज होने के लिए क्या शर्त है? शर्त ये है कि ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ दोनों में से कोई भी लॉ फॉलो करना चाहिए, तब क्या होगा, वो वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो आगे बढ़ने से पहले अब एक नया सवाल उत्पन्न हो गया माइंड में कि ट्रायंगल लॉ क्या है और पैरेललोग्राम लॉ क्या है ना। वो जानेंगे तब ना समझ में आएगा बात। तो देखिए समझते हैं इसको अगले स्लाइड में। ट्रायंगल लॉ क्या है, इसको ऐसे समझते हैं कि जैसे कोई आदमी यहाँ से ऐसे गया, देखिए ध्यान दीजिएगा जी, कोई आदमी ऐसे गया, ये मान ली गया ये 4 मीटर गया, इसके बाद फिर लेफ्ट टर्न लिया और इसके बाद फिर गया 3 मीटर गया, ठीक है ना। 4 मीटर इधर गया, 3 मीटर इधर गया, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, देखिए ए चलना शुरू किया था ए पॉइंट से, ए यहाँ लिख देते हैं, बी यहाँ सी, और जाके अपना यात्रा खत्म कहाँ किया, सी पॉइंट पे। तो इनिशियल पॉइंट ए है और फाइनल पॉइंट सी है, तो इसको जो मिला देंगे, है बात ना, तो ये जो आएगा ये हो जाएगा, इसका रिजल्टेंट बोलते हैं, है ना। इसका क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट बोलेंगे। अगर यहाँ 90 डिग्री का अगर एंगल है ना, तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा करके, है ना, जैसे समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा करके इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे और अंडर रूट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5 मीटर। तो ट्रायंगल लॉ में क्या है, ट्रायंगल लॉ में बोल सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट का यूज होता है। कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, कोई आदमी यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, तो बोलेंगे कि इनिशियल पॉइंट ए है और फाइनल पॉइंट सी है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो मैंने बताया था डिस्प्लेसमेंट का डिफिनेशन में कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों के बीच का जो मिनिमम जो डिस्टेंस होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, दैट विल बी डिस्प्लेसमेंट। तो इसका जो रिजल्टेंट हो गया ए वाला हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ एक बात समझना है कि इन द केस ऑफ करंट, करंट के केस में ट्रायंगल लॉ कैसे लागू करेंगे, क्या संभव है, क्या ऐसा होगा क्या? देखिए कि जैसे मान लिया करंट इधर गया, मान लिया ये 5 एम्पियर है, समझिएगा ध्यान से। अब मान लिया तार को मोड़ दिए, है ना, तार को मोड़ दिए 90 डिग्री पे, तो यहाँ चेंज तो होगा नहीं, 5 एम्पियर यहाँ भी रहा है। अब यहाँ पर सोच के देखिए, थोड़ा समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे इस तरह से कुछ डिस्प्लेसमेंट टाइप से तो कुछ लागू होगा नहीं, इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन या इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट, ये सब तो कुछ लागू होगा नहीं, बिल्कुल बेतुका बात हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए बोलेंगे कि स्केलर क्वांटिटी जो है, करंट जो है स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? कि करंट जो है इस प्रकार के रूल को फॉलो नहीं करता है। हमें बात क्लियर हुआ? इसके बाद एक और होता है पैरेललोग्राम रूल। पैरेललोग्राम रूल में क्या होता है कि जैसे देखिए पैरेललोग्राम रूल इस तरह से, जैसे मान लिया इधर एक फोर्स लग रहा है ना, एक वेक्टर है, इसका डायरेक्शन इधर है और दूसरा जो वेक्टर है उसका डायरेक्शन इधर है। मान लिया यहाँ एक फोर्स मान लेते हैं, F1 फोर्स है और यहाँ F2 फोर्स है। इसको हम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करते हैं। ये F2 है और यहाँ है मान ली F1 है। अब सोचिए, मान लिए फुटबॉल खेल रहे, फुटबॉल, तो फुटबॉल खेल रहे हैं, तो अगर मान लिए एक ही पॉइंट पे, जैसे फुटबॉल का पोजीशन यहाँ पर है, एक ही समय में इधर भी फोर्स लगा इधर भी फोर्स लगा, तो फुटबॉल जाएगा किधर? या इसको ऐसे समझिए, देखिए अगर मान लीजिए पेन यहाँ से रखा हुआ है और इस पर एक धागा बांध के इधर खींचेंगे, एट द सेम टाइम एक और धागा बांध करके इसको इधर खींचेंगे, इधर वाला फोर्स ज्यादा है, इधर वाला फोर्स कम है। ये ज्यादा लंबा है मतलब ये फोर्स का वैल्यू ज्यादा है,
इधर कम लंबा मैंने इस फोर्स का वैल्यू कम है। तो क्या हुआ, एक ही साथ इस पे दो दो तरफ फोर्स लग रहा है, इधर भी लग रहा है इधर भी लग रहा है, तो जाएगा किधर, तो जाएगा किधर, देखिए ये इसको किधर जाएगा, उसको समझने के लिए ऐसा करेंगे कि इसके पैरेलल में एक लाइन इधर खींच देते हैं, इसके पैरेलल में एक लाइन इधर खींच देते हैं। तो जानते हैं क्या होगा, ये पेनवा जो है इस रास्ता से ऐसे जाएगा, मैंने बोलेंगे कि ये इसका रिजल्टेंट जो है वेक्टर आर इधर हो जाएगा। मैंने इसको वेक्टर के रूप में ऐसे बोलते हैं कि वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2। ये हो गया पैरेललोग्राम रूल। इसको ठेठ भाषा में समझाते हैं, देखिए बड़ा मजा लगेगा। कल्पना कीजिए कि ये नदी है और नदी में पानी बह रहा है इस तरह से, देखिए इस तरह से नदी में पानी बह रहा है इस तरह, समझिएगा बढ़िया से जी। तो नदी में पानी बह रहा है तो धारा का चाल इस तरह कुछ होगा, धारा का स्पीड कुछ होगा, तो धारा भी तो फोर्स लगाएगा ना। तो कल्पना कीजिए कि कोई आदमी जो है नदी में कूद गया और उसको तैरना आता है और अपने को केवल डूबने से बचा रहा है, वो फोर्स लगा रहा है, मतलब इधर पार होने के लिए फोर्स नहीं लगा रहा है, वो फोर्स लगा रहा है अपने को केवल मैंने ऊपर में फ्लोट कराना चाहता है, मैंने केवल तैरते रहना चाहता है। तो क्या होगा मालूम है, नदी जो स्पीड में उसका पानी जो बह रहा है, जो फोर्स लगाएगा उसके कारण वो बेचारा जो आदमी होगा इस तरह से ऐसे बह जाएगा, बहता चल जाएगा। लेकिन अब थोड़ा सा एक अगली बात यहाँ सब समझना है कि अब क्या है, ये नदी की धारा की दिशा में आदमी इधर बहेगा, इसको मान लिया पहला फोर्स मैंने F1 मान लेते हैं, है ना। अब थोड़ा सा ऐसा समझते हैं कि वो जो आदमी जो है ना अब थोड़ा तैरने का भी प्रयास कर रहा है और इस डायरेक्शन में तैर रहा है, इस डायरेक्शन में तैर रहा है, देखिए ऐसे, है ना। ये हो गया F2। इससे थोड़ा मिला के देखिए, ये नदी का पानी जो बहता हुआ पानी उसका फोर्स है, अब आदमी फोर्स लगा रहा है कि हम इधर पार होना है। तो आदमी देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर शांत जल रहता, अगर स्टिल वाटर रहता, अगर पानी शांत रहता, पानी बह नहीं रहा होता, है ना, धारा अगर नहीं होती तो आदमी तैर के यहाँ निकल जाता आराम से, क्योंकि पानी शांत है। लेकिन धारा भी तो इधर भी तो फोर्स लगा रहा है, तो बेचारा पानी इधर फोर्स लगा रहा है और आदमी इधर फोर्स लगा रहा है, तो निकलेगा किधर, तब क्या होगा ना, बेचारा ठेलाते ठेलाते जानते कहाँ निकलेगा, ये देखिए इसको ऐसे डॉटेड लाइन से बढ़ाएंगे, इसको डॉटेड लाइन से ऐसे बढ़ाएंगे, तो ये आदमी जो बेचारा ठेलाते ठेलाते जा करके यहाँ निकलेगा। मतलब बोलेंगे ये इसका रिजल्टेंट हो गया। इसको समझा दिए हम ठेठ भाषा में, ठीक है ना, कि इधरों फोर्स लग रहा है, अगर इधरों फोर्स लग रहा है तो बेचारा आदमी यहाँ ठेलाते ठेलाते जाके यहाँ निकल जाएगा, है ना। तो यही इसका रिजल्टेंट हो गया। तो पैरेललोग्राम रूल समझ में आई बात, कि अगर अगर दो वेक्टर का टेल एक ही जगह पे है, जैसे ये वेक्टर को हम लोग डिनोट करते हैं इस तरह से, जैसे मान लिया 5 न्यूटन का फोर्स को अगर हम ऐसे डिनोट कर रहे हैं, है ना, जैसे देखिए एक बात समझिएगा, जैसे ऊपर वाला हो गया नॉर्थ, नीचे हो गया साउथ, इस साइड में हो गया ईस्ट, इस साइड में हो गया वेस्ट, है ना। मैंने कैसे डिनोट करते हैं, जैसे मैंने बोला ना कि मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन। तो देखिए ये जो 5 न्यूटन ऐसे दिखा रहे हैं, तो ये क्या बता रहा है, इससे क्या पता चल रहा है, इससे पता चल रहा है कि 5 न्यूटन का फोर्स ईस्ट में पूरब की डायरेक्शन में लग रहा है, 5 न्यूटन का फोर्स पूरब में लग रहा है। तो ये मैग्नीट्यूड हो गया और ये डायरेक्शन हो गया, ईस्ट जो हो गया डायरेक्शन हो गया। अगर हमको दिखाना होगा 10 न्यूटन का फोर्स, तो जानते हैं क्या करना होगा, इसका लंबाई को डबल कर देना होगा। अच्छा 10 न्यूटन का फोर्स अगर मान ली पूरब में ही लग रहा है, तो क्या कर देना होगा, इसका लंबाई को ट्वाइस कर देना होगा और यहाँ लिख देना होगा 10 न्यूटन। तो ये हो गया, ये आपका पहला फोर्स हो गया, मान लेते हैं ये हो गया दूसरा फोर्स हो गया, है ना। मतलब फोर्स को डिनोट करते हैं मतलब एक स्ट्रेट लाइन से जिसमें एरो मार्क दिया हो, है ना। तो वेक्टर को भी इसी तरह डिनोट करते हैं, यहाँ फोर्स हम ले लिए थे। तो अब यहाँ समझना है कि एक फोर्स अगर इधर लग रहा है, दूसरा फोर्स इधर लग रहा है, या एक वेक्टर इधर है दूसरा वेक्टर इधर है, ठीक है ना, और दोनों वेक्टर का टेल यहाँ पर है, हेड यहाँ पर है, टेल यहाँ पर है, तो इसका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में होगा। अब थोड़ा सोचने की बात है, थोड़ा समझिए ध्यान से। करंट के केस में हम क्या ऐसा रूल लागू कर सकते हैं? करंट के केस में, करंट तो मान ली किसी वायर से ही, किसी तार से ही बहेगा ना, किसी वायर से फ्लो होगा करंट, मान ली 5 एम्पियर या 10 एम्पियर का फ्लो होगा। तो क्या करंट के केस में ऐसा कर सकते हैं कि इधर एक करंट इधर बह रहा है, दूसरा करंट इधर बह रहा है, तीसरा किधर होगा? ऐसा होगा? नहीं होगा। मतलब ये बिल्कुल बेतुकी बातें हो जाएगी। तो कहने मतलब मेरा ये कहना है मिला जुला करके कि इलेक्ट्रिक करंट में मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन भी वायर के थ्रू किधर धारा बह रहा है, किधर बिजली बह रही है, मैंने किधर करंट फ्लो हो रहा है, वो भी मालूम चल जाता है। लेकिन चूंकि करंट जो है न ट्रायंगल लॉ फॉलो करता है ना, न पैरेललोग्राम लॉ फॉलो करता है, इसीलिए करंट स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है।